हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम हमारे 5वें अध्याय जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है भाग 5। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 का भाग 5। प्रारंभ करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नों से। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसमें हमारे विकल्प है कोयला, ख है बॉक्साइट, ग है सोना और घ है जस्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज अपक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से जो बनता है उसे हम बॉक्साइट कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ख सही है, बॉक्साइट। अगला बहुवैकल्पिक प्रश्न दूसरा, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो हमारे विकल्प हैं पहला बॉक्साइट का, दूसरा अभ्रक का, ख ग है लौह अयस्क और घ है तांबा। तो हमने से पूछा जा रहा है झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो हमें बताना है झारखंड के कोडरमा के बारे में। तो यह अभ्रक का जो है वह अग्रणी उत्पादक है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ख अभ्रक। अगला बहुवैकल्पिक प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्न चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो हमें हमारे विकल्प दिए गए हैं। क विकल्प है तलछटी चट्टानों में, ख है कायांतरित चट्टानों में, ग है आग्नेय चट्टानों में और घ है इनमें से कोई भी नहीं। तो निम्न में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका सही उत्तर है तलछटी चट्टानें। तो इसका विकल्प क जो है वह सही हो जाएगा, तलछटी चट्टानें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 बहुवैकल्पिक प्रश्नों में, वह है मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमें मोनोजाइट रेत में पाए जाने वाले खनिज के बारे में पूछा गया है और हमारे विकल्प हैं इसमें खनिज तेल पाया जाता है, इसमें ख यूरेनियम पाया जाता है, ग इसमें थोरियम पाया जाता है या घ इसमें कोयला पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें थोरियम पाया जाता है और थोरियम जो है वह विकल्प है ग। तो इसका सही उत्तर थोरियम जो है वह मोनोजाइट रेत में खनिज के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है श्रेणी 2 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में हमें देने हैं। तो 30 शब्दों की शब्द सीमा में हमें अपना प्रश्न का उत्तर देना है और इसमें हमारा पहला भाग है निम्नलिखित में अंतर कीजिए लेकिन 30 शब्दों से अधिक में नहीं। तो पहला है लौह और अलौह खनिज में अंतर बताना है, ख है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम अंतर बताने वाले हैं लौह खनिज और अलौह खनिज के बारे में। तो लौह खनिज के बारे में बात करते हैं। धात्विक खनिज होते हैं जिसमें लोहा शामिल होता है, उसे लौह खनिज कहते हैं। और इस प्रकार से हमने इसकी पहली विशेषता देखी। धात्विक खनिज होते हैं जिसमें लोहा शामिल होता है, वह लौह खनिज कहलाते हैं। यह वहीं यदि हम अलौह खनिज की बात करें तो यह धात्विक खनिज होते हैं जिसमें लोहा शामिल नहीं होता है, अलौह खनिज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से धात्विक खनिज दोनों हैं लेकिन एक में लोहा शामिल है, वह है लौह खनिज, जिसमें लोहा शामिल नहीं है वह है अलौह खनिज। और यदि हम उदाहरणों की बात करें, हम इसके उदाहरण देखें तो लौह खनिज के उदाहरण हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। और यदि हम अलौह खनिज के उदाहरण देखें तो हम कहेंगे बॉक्साइट व टिन जो है वह अलौह खनिज के उदाहरण होते हैं। अब हमें से पूछा गया है कि परंपरागत ऊर्जा के साधनों में और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में भी हमें अंतर बताना है, यानी कि दोनों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है, क्या विभिन्नता पाई जाती है परंपरागत ऊर्जा के साधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। तो ऊर्जा के जो परंपरागत साधन हैं का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जा रहा है और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, परंपरागत साधन कहा जाता है। इनका इस्तेमाल जो है बहुत पहले से हो रहा है। यदि हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों की तो यह जो है इनकी पहचान अभी ही हुई है, हाल ही के दिनों में इनकी पहचान हुई है। तो इस प्रकार से इनका जो है प्रयोग बहुत पहले से नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी पहचान ही अभी होनी प्रारंभ हुई है। तो इस प्रकार से पहला अंतर हमने देखा। जल ऊर्जा को छोड़कर ये समाप्त हो जाने वाले साधन हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि परंपरागत ऊर्जा के साधन जो है वह
समाप्त होने वाले होते हैं, लेकिन इसमें जो जल ऊर्जा है वह समाप्त नहीं होती है। वहीं यदि हम गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों की बात करें तो ये कभी भी खत्म नहीं होते, तो ये कभी खत्म ना होने वाले साधन होते हैं। अगली विशेषताओं में हम बात करें अंतर के आधार पर, यदि हम देखें तो परंपरागत ऊर्जा के साधन जो हैं ये प्रदूषण का कारण बनते हैं। जब इनका उपयोग धुआं और राख के उत्सर्जन के रूप में किया जाता है तो इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। और यदि हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों की तो सामान्यतः यह प्रदूषण मुक्त होते हैं। इसके अलावा यदि हम परंपरागत ऊर्जा के साधनों की अगली विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे इन साधनों की पीढ़ी और उपयोग में भारी व्यय करना पड़ता है, तो यानी कि इनमें बहुत खर्च शामिल होता है। यदि हम गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों की बात करें तो इसमें जो है बहुत ही कम व्यय होता है, तो इसमें बहुत ही कम खर्च हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में यह भी अंतर हमने देखा। और इसके अलावा जो अगला अंतर है वह है कि यह इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो कोयला, प्राकृतिक गैस, जल ईंधन के लिए लकड़ी, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं जो कि समाप्त हो जाते हैं। और यदि हम गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उदाहरण देखें तो भूतापीय ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो है वह इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतर देखा लौह खनिजों में और अलौह खनिजों में, और उसके बाद में हमने ऊर्जा के परंपरागत साधनों और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में अंतर भी देखा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 2, खनिज क्या होते हैं। तो हम कहेंगे इसके उत्तर के रूप में खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, समरूप तत्व होते हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो हमें बताना है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों के निर्माण के बारे में। तो देखते हैं उत्तर, इन चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में पाए जाते हैं। भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं जिनका निर्माण उस समय होता है जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर जम जाते हैं और शिराओं या परत के रूप में पाए जाते हैं। तो हमने बात की कायांतरित चट्टानों की और आग्नेय चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि खनिजों का संरक्षण किया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। तो इसका उत्तर है खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो हमने कहा था जब अध्याय पढ़ते हैं तो खनिज जो है उनका निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी है और मनुष्य के द्वारा जो इनका उपभोग किया जा रहा है वह बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। तो इस प्रकार से एक असंतुलन जो है हमें देखने को मिलता है। खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। उनके वर्तमान उपभोग दर की तुलना में उनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, यानी ये जब वापस बनते हैं वह बहुत ही धीरे धीरे होता है। लाखों वर्षों के अंतराल से यह खनिज बनते हैं, इसलिए खनिज अनवीकरण योग्य हैं और इसी कारण खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। खनिजों की आवश्यकता या खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे श्रेणी के प्रश्नों में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। हमें भारत में कोयले के वितरण के बारे में बताना है। तो उत्तर है धातु शोधन कोयले के प्रमुख संसाधन गोंडवाना काल के हैं और मुख्य रूप से प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो हमने बात की भारत में कोयला कहाँ पाया जा रहा है, गोंडवाना काल के अंतर्गत हम कह रहे हैं कि प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में यह देखने को मिलता है। कोयले के जो समृद्ध भंडार है वह कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है और दूसरा राज्य कौन सा है, झारखंड है। यहाँ पर जो है समृद्ध भंडार देखने को मिलते हैं और उसमें भी इनमें भी हम दामोदर घाटी क्षेत्र की बात कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज और झारखंड के बोकारो व झरिया महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं और यदि हम बात करें कुल कोयले उत्पादन का 1/3 हिस्सा कोयला जो है इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने झारखंड राज्य की बात की और हमने पश्चिम बंगाल राज्य की बात की, हमने दामोदर घाटी क्षेत्र की बात भी की और गोंडवाना काल के कोयले यहाँ पर पाए जाते हैं।
गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शरी कोयला की यदि हम बात करें, यानी कि गोंडवाना कोयले के बाद में यदि हम टर्शरी कोयला क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में यह कहाँ पाया जाता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में यह मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, ऐसा क्यों है? तो हम कहेंगे भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्न कारणों से उज्जवल है, और इसमें सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो है सूरज की किरणें साल भर रहती हैं और इस कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं ज़्यादा हैं। भारत उष्णकटिबंध में है, इस कारण भी यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण साल भर बहुतायत में सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है, तो इस कारण यह पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम करने में भी सहायता मिलती है, यानी कि उपलों पर और लकड़ी पर जो निर्भरता है ग्रामीण भारत में वह धीरे धीरे कम हो सकती है यदि सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में बढ़ता है तो। और इसी से पर्यावरण को के संरक्षण की बात भी हम कर सकते हैं, यानी कि यह इस प्रकार से यदि हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है और हमारी कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति बढ़ सकेगी। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 5 के भाग 5 अभ्यास प्रश्न आज किए हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।